गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 14 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक करेंगे वो रहेगा जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया ने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन इसको इशू करता है, कौन से यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। मदरहुड और करियर, एक हाई कोर्ट का बहुत बढ़िया डिसीजन आया है जिसमें ये बताया गया है कि एक जो मदर होती है वो काम के साथ साथ किस तरह से अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। बेसिकली उसके बारे में है, थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा केस स्टडी है छोटा सा। राम सेतु के बारे में बात करेंगे। वैसे तो टॉपिक काफी पुराना है लेकिन इसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्लीन इंडिया टारगेट, इंडिया के जो टारगेट है वो इंडिया उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पंचामृत वो सब। I2U2 एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, एक नया अलायंस है जिसमें इंडिया एक पार्ट है। इस अलायंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि अलायंस तो ये थोड़े समय पहले ही बन गया था और हम लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा भी था, लेकिन थोड़ा सा नया, जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग। पार्टी सिंबल, एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल लिया है मैंने और थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे कि पास्ट में जो चीजें हुई थी, कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल दिया गया था, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, थोड़ा बहुत जानेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो इस समय शिवसेना के अंदर चल रहा है उसके बारे में। इंडिया साउथ कोरिया, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल्ड नहीं है लेकिन अच्छा है। इसको हम लोग IR सेक्शन से कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं, देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो। ठीक है, एक बार ब्रीफली फर्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है। रनील बिकिम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट भैया, क्योंकि जो गोटाबाया भाई साहब हैं वो चले गए हैं मालदीव। यूएसए वाले तो वीजा देने से मना कर दिया तो वो मालदीव भाग गए। अब देखना रहेगा फ्यूचर में वहां पे कौन सी सरकार बनती है, क्या बनती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो जो है एक तरह का रेवोल्यूशन ही है ये। और दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशन आज से पहले हुई हैं, मोस्टली रेवोल्यूशन जो है अनसक्सेसफुल रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि रेवोल्यूशन हो तो जाती हैं लेकिन उस रेवोल्यूशन के बाद में क्या फ्रेमवर्क होगा, कैसा सिस्टम होगा, कैसे सोसाइटी काम करेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो डिसाइडेड नहीं होता है। समस्या ये है ना। लोग सड़कों पे तो आ जाते हैं लेकिन उनका कोई ऐसा प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती है जो ये बता सके कि भैया इस पर्टिकुलर सिस्टम्स को डिथ्रोन करने के बाद हम लोग कौन सा सिस्टम लेके आएंगे। दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है सभी के साथ यही प्रॉब्लम रही है लगभग लगभग। जहां पे प्रॉपर लीडर रहे हैं, जहां पे प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया गया है, वहां पे चीजें ठीक रही। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो वो भी लगभग लगभग अनसक्सेसफुल ही था। वहां पे भी स्लेवरी को हटाने की बात की गई थी लेकिन हट नहीं पाई थी, बाद में बहुत समय लगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। मोस्टली रेवोल्यूशन में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं रशिया श्रीलंका वाला कुछ अलग रहता है क्या। खैर, कैन नॉट इम्पोज ओमनीबस बैन ऑन द डिमोलिशन। देखिए, ओमनी ओमनी का मतलब होता है जो हर जगह होता है, जो सारी चीजों को कंसिडर करता है। ओमनी बस एक ब्रांड का नाम भी है। वो बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो किडनैप करने के लिए एक वैन होती है, वो तो उसका दरवाजा से घर घर खुलता है साइड में और जिसको भी किडनैप करना है उसको अंदर डाल दिया जाता है। 90s की फिल्मों में आपने सबने देखा होगा। तो ओमनी बस भी जो है उसी का एक नया अपडेटेड वर्जन है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे ओमनी बस का मतलब है कि भैया हर जगह हर किसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग बैन नहीं लगा सकते। किसके बारे में बात चल रही है? डिमोलिशन के बारे में बात चल रही है, बुलडोजर कल्चर के बारे में बात चल रही है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने क्या किया, जहां इंडिया में जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, यूपी के अंदर क्या होता है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या होता है। जब भी कोई राइट्स वगैरह होते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देती है म्युनिसिपैलिटी के रूल्स को यूज करके, ये कह के कि ये जो घर हैं वो अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं, इसलिए हम इनको डिमोलिशन कर रहे हैं। भैया ये फलानी ढिमकानी जो दुकान है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, इसलिए हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं, ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस डिमोलिशन के ऊपर ओमनी बस बैन नहीं लगा सकते हैं। मतलब हम लोग सरकार को ये नहीं कह सकते कि भैया आप किसी को भी डिमोलिश मत करो। अरे भैया, जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जो लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे तो म्युनिसिपैलिटी को पूरा अधिकार है ना उसको डिमोलिश करने का। वो बात अलग है कि सरकार उसको जो है बदला लेने की भावना से करती है, इंटिमिडेशन की भावना से करती है, वो एक गलत चीज है। डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। ऐसे तो लोग सड़कों पे कहीं पे भी घर बनाने लगेंगे, ऐसे तो कहीं पे भी दुकान खोलने लगेंगे। तो डिमोलिशन करना भी टाइम टू टाइम जरूरी होता है,
कुछ केसेस में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मतलब कानून के अंदर गलती नहीं है, कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके इरादे क्या हैं, वो गलत है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी देखते हैं फ्यूचर में इसके ऊपर और भी डेफिनेटली डिस्कशन होने वाला है, क्या रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वो सब देखना। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है ये वाला जेंडर गैप के बारे में। लेकिन उससे पहले कल जो है थोड़े लाइक कम आए वीडियो पे, लेकिन आज फिर से बोलना चाहूंगा, पहले वीडियो को लाइक किया करो, उसके बाद जो है एनालिसिस देखा करो, तो थोड़ी हिम्मत बनती है, आपके लिए जो है बेटर कंटेंट बनाने का मन करता है। और वैसे हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली और मजा आएगा करने में। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, अभी हो चुका है कोर्स, 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। कुछ क्लासेस यहाँ पे इकोनॉमी की चल रही हैं, तो अभी तक जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था तो आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत शानदार कोर्स रहता है, पर्सनल मेंटरशिप रहती है, फैकल्टी के साथ आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हो अपने इश्यूज को 1-to-1 बेसिस पे जूम कॉल पे। डेली क्विज होता है, 15 दिन में आपका टेस्ट रखा जाता है, सेक्शनल टेस्ट, पूरे अच्छे तरह से नोट्स आपके कवर होते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, हर कोई प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सोल्व की जाएगी। क्योंकि मैं पर्सनली इससे जुड़ा हुआ हूं, तो इसी का मतलब मैं आपको पर्सनल गारंटी भी दे सकता हूं कि प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज वगैरह करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कल यानी कि जो दिन बीत गया है, कल गुरु पूर्णिमा थी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में जो है विश किया, तो उन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जिन्होंने कल विश नहीं किया तो भूल गए थे, नहीं पता था, वो आज कर सकते हैं। तो डिले हो गया तो कोई बात नहीं, अगर गुरु की रिस्पेक्ट रखते हैं तो गुरु को हम लोग रिस्पेक्ट देना चाहिए, गुरु को, है ना, बिल्कुल। तो गुरु शिष्य परंपरा तो इंडिया में बहुत पुरानी परंपरा रही है, गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान रखा जाता है। कबीर जी का एक बहुत शानदार दोहा भी है गुरु को लेके, है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, है ना, आपको याद होगा। अगर किसी को वो कंप्लीट दोहा पता है तो कमेंट सेक्शन में उस दोहे को जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन इशू करता है। यह इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, इसमें क्या देखा जाता है कि भैया इसमें 4 पैरामीटर होते हैं बेसिकली। पहला पैरामीटर होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड द अपॉर्चुनिटी, दूसरा पैरामीटर होता है एजुकेशन अटेनमेंट, तीसरा होता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा होता है पब्लिक एम्पावरमेंट। इन चारों के बेसिस पे ये देखा जाता है कि जो मेल और फीमेल उनके बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो 146 टोटल कंट्री का यहाँ पे काउंट किया गया था, जिसमें इंडिया ने हेल्थ और सर्वाइवल वाले केस में भैया सबसे लास्ट परफॉर्म किया है। तो पहली बात तो ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में भी इंडिया ने बहुत पीछे भैया, 143, मतलब सिर्फ 3 कंट्री जो है हमसे पीछे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो हम लोग भैया उनके बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। एजुकेशन अटेनमेंट में 107 और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा है, रैंक अच्छा है। बाकी तो इंडिया ने भैया हर जगह बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस ही किया है। इस बार 146 कंट्री को देखा गया था, पिछली बार 156 कंट्रीज को देखा गया था। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, सभी ने हमसे बढ़िया परफॉर्म किया है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान यही हमसे जो है बुरे, बाकी बड़ी ठीक चीज नहीं है। खैर जो भी है, तो रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। हाईएस्ट जो रैंक होता है वो 1 होता है और जो लोवेस्ट रैंक होता है वो 0 होता है, जिसमें इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि अभी 132 साल और लगेंगे अगर हम इसी स्पीड से जाते रहे जेंडर पैरिटी, मतलब दोनों में इक्वालिटी लेके आने में, हर जगह इन चारों पैरामीटर में। अभी 132 साल और लगने वाले हैं, तब जाके कहीं मेल और फीमेल इक्वालिटी आएंगी, और वो भी सिर्फ इन पैरामीटर में। और बीच में अगर कोविड जैसी सिचुएशन 2-4 बार और आ गई तो समझ लो फिर जो है ये 160 ईयर से प्लस भी हो सकता है। अभी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो ये जो स्टेप है बड़ा जल्दी जल्दी लेने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए मैंने आपको एक अलग से स्लाइड डाल दिया है। 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए। कई सारी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में रेगुलरली। इनसीड के साथ भी मिलके जो है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो अभी इशू हुई है, अभी आपको बताया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड द टूरिज्म रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। इसलिए मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड भी डाल दी है।
कि कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से जो है रिपोर्ट्स वगैरह इशू करती हैं। तो ऊपर वाली सारी की सारी वर्ल्ड बैंक वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह वो सब करके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने देख लेना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, अपने नोट्स वगैरह में इसको ऐड कर सकते हो। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वो सेम ही है जेंडर गैप के बारे में। आई थॉट के चलो आपका अलग से एक और कंटेंट यहाँ पे दे देता हूँ। कांट आस्क मदर टू चूज बिटवीन चाइल्ड एंड करियर। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमेशा से, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए पूछा जाता है कि भैया जो वीमेन है वो किसको चूज करें, वो अपनी बच्चों को चूज करें, फैमिली को चूज करें, या करियर को चूज करें, या फिर दोनों चीजें एक साथ चलाई जा सकती हैं। वैसे तो फीमेल के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन ही होता है कि जब वो मदर बन जाती हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके साथ जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। सोसाइटी इस पे क्या कहती है, कोर्ट इस पे क्या कहता है, वो एक अलग जो है डिबेट अलग बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है वो महाराष्ट्र से आती है। तो बंबई का ये केस है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक मदर को आप जो है ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा चूज करे या करियर चूज करे, एक तरफ करियर एक तरफ बच्चा। भैया मदर दोनों भी चूज कर सकती है, अगर उसको लगता है कि कैपेबल है दोनों के अंदर, और वो होती भी है, तो आप उसको ये मत कहिए कि आप करियर चूज करो या फैमिली चूज करो। तो केस बेसिकली महाराष्ट्र का है, और ये जिसका ये केस चल रहा है, अब नाम वाम हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन है, किसका क्या नाम था। केस ये 2010 का है, और 2010 में उनकी शादी हुई थी, 2013 में उनको जो है एक बेबी हुआ, एक बच्ची हुई। और फिर 2000 फिर ये कंपनी में काम करती थी, और उस कंपनी इनको काम करना पसंद था, अभी भी काम करना पसंद है, लेकिन इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई, इनकी जो मदर इन लॉ थी वो पसंद नहीं करती थी कि इनकी बहू काम करे, प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। तो 2017 में इन्होंने जो है डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, और इनका डिवोर्स हो भी गया। तो अभी वो सेपरेट रहते हैं, लेकिन ये जो बेबी है, बच्ची है, वो अपनी मम्मी के साथ रहती है, मदर के साथ रहती है। तो अभी हुआ ये कि इनकी कंपनी ने इनको एक ऑफर दिया, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी में, इनको पोलैंड भेजने की बात चल रही है 2 साल के लिए। तो ये भी अपनी बच्ची को लेके पोलैंड जाना चाहती है, लेकिन इनके हस्बैंड ने, ठीक है, वो केस फाइल किया है, ये कहा कि नहीं, आप बच्ची को पोलैंड लेके नहीं जा सकते, क्योंकि पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे उनके, तो ऐसा होता है ना, बच्ची वो मम्मी के साथ रहती है, लेकिन अपने फादर के साथ भी उनका रिलेशन है, वो मिलते हैं उनसे, कभी कभी उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर ही दिया हुआ है। तो हस्बैंड का ये आर्गुमेंट है कि भैया ये बेबी को लेके वहां नहीं जा सकती, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगी, एक नया कल्चर होगा, कल्चर शॉक लगेगा बेबी को फादर की भी जरूरत होती है। कोर्ट ने कहा देखो, तुम्हारा आर्गुमेंट अपनी तरफ से सही है, लेकिन आप एक मदर को उसके बेबी से अलग नहीं कर सकते, और वैसे भी वो बेबी उन मदर के साथ ही रहती है ना इतने साल से। और उनका ये कहना है कि आप महिलाओं को कम मत समझो भैया, वो बच्चे के साथ जो अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, चिंता नहीं है। डे केयर भी होता है ना, तो डे केयर में बच्चा चला जाएगा, वो अपना ऑफिस में जाके काम कर लेंगी, आगे बच्चे को रिसीव कर लेंगी। ऐसी लाखों महिलाएं हैं दुनिया में जो बच्चों के साथ जॉब्स भी करती हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली बात यह है कि महिला अभी आराम से पोलैंड जा सकती हैं, अपनी बेबी को लेके जाएंगी, उनकी टेक केयर करेंगी, जॉब भी करेंगी, दैट इज द थिंग। ठीक है, आप इस बारे में पूरा क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या महिला को, बच्चों को प्रायोरिटी देना चाहिए, फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर अ जॉब, या फिर जॉब को प्रायोरिटी देना चाहिए, या फिर दोनों को बैलेंस करके चला जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है राम सेतु से, और बेसिकली ये जो केस है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया था, और ये कहा था कि जो राम सेतु है, राम सेतु को जो है एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि जब किसी भी चीज को मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसको आप चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ये बेसिकली होता है। तो राम सेतु को इन्होंने, वो उनका ये आर्गुमेंट है कि राम सेतु को जो है वो श्री राम जी और उनकी सेना ने बनाया था जब श्रीलंका के ऊपर वो अटैक करने गए थे। ये एक मैन मेड एक ब्रिज है, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज कहा जाता है इसको, और ये एक हमारा धरोहर है। हम इसका रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस भी है, इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का आर्गुमेंट है। तो बेसिकली ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब यूपीए वन नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी 1997 1998 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय की बीजेपी सरकार ने यहाँ पे एक ब्रिज बनाने की बात कही थी। ठीक है, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अभी क्या है, मान लो आपको मुंबई से आपको विशाखापट्टनम जाना है या आपको चेन्नई जाना है, तो आपको पूरा श्रीलंका पार करके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे है एडम्स ब्रिज।
और यहाँ पे अलाउड नहीं है शिप्स का जाना, ठीक है, क्योंकि वो रिलीजियस और वो सारी चीजें हैं। और वैसे भी यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये काफी शैलो है, काफी शैलो जगह है, तो यहाँ पे ब्रिज वगैरह जा नहीं सकते। अगर आपको शिप्स वगैरह जा नहीं सकते, तो शिप्स को लेके जाने के लिए हमें ड्रेजिंग करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ेगी, और ये पूरे का पूरा यहाँ पे इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो इतना सारा घूम के जाना पड़ता है। तो जो जो सफर आप 3 दिन में पूरा कर सकते हो, उस सफर के लिए आपको जो है 14-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आपको पार करके जाना पड़ता है। तो उस समय की बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था, एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट करके उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है पीआईएल फाइल किया था, तो इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था। बाद में इसको क्लियरेंस भी दे दिया गया, लेकिन फिर से कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। तो ये तब से लेके अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, काफी पुराना केस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 जुलाई को इसकी सुनवाई करेंगे, लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। ये जो एडम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, 48 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। और भी एक 15-20 साल की इंक्वायरी के बाद अमेरिका की कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, और नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे भी इसको दिखाया गया था, और ये प्रूफ हो चुका है कि ये मैन मेड है। अब ये राम जी ने बनाया था, उनकी सेना ने बनाया था, या किसी और ने बनाया था, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले जब समंदर का लेवल जो है 5-10 मीटर नीचे हुआ करता था, उस समय यहाँ पे इंडिया से श्रीलंका में लोग आराम से इस ब्रिज के थ्रू जा सकते थे, कनेक्शन वो किया गया था। तो यहाँ पे जो पंबन आइलैंड है, यहाँ पे जो पार्क स्ट्रेट है, ठीक है, तो उसके बीच में सब ये बनना जाता है, इसे आर्टेमिस ब्रिज। इट्स अ चेन ऑफ लाइमस्टोन, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लाइमस्टोन का बना हुआ है ये, ठीक है, बिटवीन पंबन आइलैंड और रामेश्वरम इंडियन साइड में, ठीक है। और मन्नार आइलैंड होता है जो कि तमिलनाडु आइलैंड, तो आप थोड़ा सा क्लियरली देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, अरे थोड़ा हो जा भाई, क्या कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये है आपका पंबन आइलैंड, ठीक है, पंबन। तो ये है आपका रामेश्वरम, इधर पड़ता है रामेश्वरम, ये है जाफना, और ये है आपका पाक बे। तो पाक बे बेसिकली दोनों के बीच में बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि पाक बे को इंटरनेशनल बाउंड्री कब डिक्लेयर किया गया था। रिसेंट फिनोमिना है, बहुत पुराना फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट 9 years बिफोर डेडलाइन। तो भैया इंडिया ने कमाल कर दिया, क्लीन एनर्जी का जो हमारा टारगेट था, उसको हम लोगों ने जो 2030 में अचीव करना था, वो हम लोगों ने 2021 और 22 में ही अचीव कर लिया। ये भी बड़ी कमाल की बात है। तो मोदी जी गए थे ग्लासगो में अभी COP 21 के अंदर, उनको ज्वाइन करने के लिए। वहां पे हम लोगों ने पंचामृत की बात किया था, और इंडिया ने अपने टारगेट रखे थे, 5 टारगेट ये आपके लिखे हुए हैं आपके सामने। इनका कहना था कि भैया हम लोग 2030 तक अपनी जीडीपी का 45% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। ये ध्यान रखना आपने, 2005 का लेवल है, तो एग्जाम में आपसे वही पूछता है, वो कहीं 2005 की जगह 2010 कर देगा, प्री इंडस्ट्रियल लेवल कर सकता है, 1990 कर सकता है। तो छोटी छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ये ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा था कि हम लोग 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे 2030 तक चलते चलते। 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग लगाएंगे 2030 तक। 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हमारा होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा 2030 तक, और नेट जीरो हम लोग 2070 तक अचीव करेंगे। तो पंचामृत है ये, बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछेगा। तो इनका कहना है कि इनमें से कई टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इंडिया वैसे तो पर कैपिटा एमिशन में सबसे नीचे आता है पूरी दुनिया में, बट फिर भी हम लोगों ने कमाल कर दिया। तो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 162 गीगावाट है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि हमारा 41% होता है टोटल 402 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है, बाकी और इसमें कुछ खास था नहीं। COP 21 और वो सारी चीजें है ना। पेरिस एग्रीमेंट के भी अंदर हम लोगों ने प्रोमिस किया था, जिसको हम लोगों ने फिर जो है ग्लासगो के अंदर अपडेट कर दिया था, ठीक है। बढ़िया चीज है, तो शानदार काम किया है, सरकार को हम लोग बधाई दे सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। U2 कैन बिकम रीजनल फीचर लाइक क्वाड। तो क्वाड काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको पता ही है। क्वाड के जैसा एक और ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोगों ने बनाया है। देखिए क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके अंदर चार चीजें होती है ना। क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। तो इसमें 4 मेंबर होते हैं। तो नया एक ग्रुपिंग हम लोगों ने बनाया है, अलायंस बनाया है, उसे हम लोग कहते हैं I2U2। I2U2। आई का मतलब इसमें 2 आई हैं और 2 यू हैं। एक का आई का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, यू का मतलब यूएई, और यू का मतलब यूएसए। तो इन चारों कंट्री ने मिलकर नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। एक्चुअली इसकी शुरुआत 2021 में ही हो चुकी थी,
उस समय इसका नाम होता था इंटरनेशनल फोरम फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अभी हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया है I2U2। उनको शायद लगा होगा कि बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो क्यों उनको बेचारों की तरह डिफिकल्ट नाम याद करवाया जाए, तो एक छोटा सा अच्छा सा नाम रख देते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसे वेस्ट एशियन कोड भी कहा जाता है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वेस्ट एशियन कोड। तो पॉलिटिकल अलायंस, सोशल अलायंस वगैरह सब हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली जो मिस्टर ट्रंप थे जब यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने उनकी मीडिएशन में उनका एक इनिशिएटिव था जिससे इजराइल और यूएई ने आपस में पीस अग्रीमेंट किया था। इससे पहले यूएई और इजराइल के रिलेशन काफी खराब हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप ने कमाल कर दिया और उन्होंने इनके बीच में जो है पीस अग्रीमेंट भी करवाया था। अब्राहम अकॉर्ड उसको कहा जाता है, थोड़ा अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक नया जो है ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस बना है, लेट्स सी कहां तक जाता है। असेसिंग जुवेनिलिटी एज अ डेलिकेट टास्क कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि एक्चुअली केस बहुत पुराना है। आपको पता है कि रेयान जो पब्लिक स्कूल था दिल्ली में, है ना, एनसीआर में, उसका वो केस है। वहां पे एक 9th क्लास का बच्चा था जिसने एक 2nd क्लास के बच्चे को मार दिया था, है ना। वो बहुत पुराना केस है, काफी हाई प्रोफाइल केस है। तो ये जो बच्चा था उस समय जो 9th स्टैंडर्ड में था, हालांकि उसकी उम्र 21 साल हो गई है, अभी वो बड़ा हो गया, लेकिन जब उसने वो क्राइम कमिट किया था वो उस समय बच्चा था और उसकी एज भी जो है वो 14-15 साल 16 साल रही होगी। तो ये केस ऐसा है कि जो बच्चे, जो जुवेनाइल्स जिनकी एज 16 से 18 साल होती है, जिन्हें जुवेनाइल कहा जाता है, क्या इनको एज अ अडल्ट इनके ऊपर कार्रवाई हो या एज अ चाइल्ड कार्रवाई हो? क्योंकि देखिए सीधी सी बात, अगर आपके ऊपर एज अ अडल्ट अगर आपके पास केस चलता है तो आपको सजा भी ऐसे ही मिलती है ना, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह मिल सकता है। लेकिन एज अ चाइल्ड अगर आपके ऊपर केस चलता है तो आपको 3-4-5 साल की सजा हो सकती है। तो अब उसी वो केस था ये पूरे का पूरा। अब होता क्या है कि कौन डिसाइड करेगा कि उस पर एज अ एडल्ट केस चलाया जाए या उसके ऊपर एज अ चाइल्ड केस चलाया जाए? इसके लिए हमारे पास जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, ये डिसाइड करता है, तो इसका डिसीजन फाइनल होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के डिसीजन के अलावा हमें उस बच्चे की मेंटल और उस बच्चे की जो फिजिकल पोजीशन है उसको भी, साइकोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। खाली उसका सर्टिफिकेट देख के, खाली उसका आईक्यू लेवल देख के डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये केस अभी भी फंसा हुआ है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर जो है एज अ चिल्ड्रन केस चलाया जाए। जो दूसरी पार्टी है वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके ऊपर एज अ अडल्ट केस चलाया जाए। तो ये थोड़ा सा मामला है, देखना रहेगा कि इसमें क्या होगा। व्हेन पार्टीज क्लेम सेम सिंबल, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने आर्टिकल यहाँ से उठाया है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है आर्टिकल तो प्लीज को लाइक जरूर करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो व्हेन पार्टीज क्लेम्स सिंबल, तो वही है भैया, शिवसेना वाला केस चल रहा है। तो शिवसेना का जो सिंबल है धनुष और तीर कमान, तीर कमान और धनुष वाला जो सिंबल है उसके बारे में बात है। तो जो शिंदे का जो कैंप है वो बिल्कुल अलग हो गया है। अभी अलग पार्टी नहीं बनाई है, पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ है, स्टिल दे आर इन द पार्टी। लेकिन पार्टी के सिंबल को कौन क्लेम करेगा? वो उद्धव ठाकरे की जो ओरिजिनल पार्टी थी शिवसेना वो क्लेम करेगी, या फिर जो नया पार्टी का जो बनेगा वो क्लेम करेगा? ठीक है, तो उसके ऊपर ही सवाल है। तो हमारे पास जो है सिंबल ऑर्डर 1968 है। देखिए बात यह है कि पार्टी सिंबल किसके पास जाएगा, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी आजादी के बाद से अभी तक कई बार डिसीजन लिए हैं और कई बार अलग अलग डिसीजन लिए हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते किसके पास जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया होगा कौन सा क्राइटेरिया नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब वो मामला क्या रहेगा नहीं रहेगा, देखिए जो राइवल सेक्शन है, जो शिंदे वाला कैंप है उसके पास 2/3 से ज्यादा मेंबर हैं। जो उद्धव ठाकरे वाला है उसके पास तो 2-4 ही बचे हैं गिन चुन के। अब लेकिन जो ओरिजिनल पार्टी है वो शिवसेना है, सिंबल जो है वो ओरिजिनल पार्टी का था। दूसरी जो पार्टी बनेगी क्या सिंबल उसके पास जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलग अलग डिसीजन लिए हुए हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। पास्ट में कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे बहुत शानदार दिए हैं। पहला जो केस आता है वो 1968 में आता है, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है स्प्लिट हो गया था। इसको लेके जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक अलग पार्टी बनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जो ज्यादातर जो एमपीज हैं और ज्यादातर जो एमएलएज हैं वो नई पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन जो पॉपुलर सपोर्ट है वो पुरानी पार्टी के साथ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने उस केस में जो सिंबल था वो पुरानी पार्टी को दे दिया।
दूसरा जो केस आया था वो आया था कांग्रेस वाली केस में, जब इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी की उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर भी बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, तो उसके अंदर भी दो ग्रुपिंग हो गई थी। एक ग्रुपिंग के अंदर जो है इंदिरा गांधी थी, दूसरी ग्रुपिंग के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, जिसमें जो है कामराज और वो सब हुआ करते थे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी ने अलग कैंडिडेट को सपोर्ट किया, दूसरे लोगों ने जो है अलग कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो इंदिरा गांधी ने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वीवी गिरी, तो भैया वो प्रेसिडेंट बन गए। और जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद कांग्रेस अलग हो गई। तो एक कांग्रेस का नाम रखा है ओल्ड कांग्रेस और दूसरी का नाम था कांग्रेस इंदिरा। अब सिंबल किसके पास जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया है ना, कांग्रेस का सिंबल। तो इलेक्शन कमीशन ने उस केस में डिसाइड किया कि भैया जो सिंबल है वो क्या रहेगा, द ओल्ड कांग्रेस रिटेन्ड द पार्टी सिंबल, जो पुरानी कांग्रेस थी उसी को सिंबल मिला। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको नया सिंबल दिया गया, जिसमें जो है गाय होती थी और एक काफ होता था, मतलब गाय और उसका बछड़ा। ये सिंबल दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार पार्टी को। और जो पुराना सिंबल था जिसमें जो है एक बुल्लक होता है और एक योक होता है, वो दिया गया पुरानी पार्टी को। फिर बाद में दोनों पार्टी का मर्ज हो गया, इंदिरा गांधी वाली जो पार्टी थी वो जीत गई, वो सारी चीजें उस समय चल रही थी। फिर इन्होंने नया सिंबल अडॉप्ट किया, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहा है, नई पार्टी नया सिंबल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इस तरह से था। अभी अभी इस नए केस में क्या होगा, क्या इसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी को इलेक्शन कमीशन फेवर करेगा, या फिर जो है आम लोगों को जिसको सपोर्ट करते हैं वो चीज करेगा, अलग अलग चीजें हैं। लेट्स सी के इलेक्शन कमीशन क्या करता है, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। स्केल अप द इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशनशिप एक आज का एडिटोरियल सेक्शन है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैप पर पता होना चाहिए, ये है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच को जो लाइन डिवाइड करती है उसको कहा जाता है 38 पैरेलल। क्या कहा जाता है, 38 पैरेलल। यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछता हूं, ऐसी ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसे कहा जाता है 49 डिग्री पैरेलल। वो कौन कौन सी कंट्री को डिवाइड करती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल पूछ सकता हूं, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है तो अंडमान और निकोबार, ठीक है, इन दोनों को कौन सी लाइन अलग करती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये तो है भैया हमारा साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके वेस्ट में पड़ता है येलो सी, इसके ईस्ट में पड़ता है सी ऑफ जापान, इसके साउथ में पड़ता है तेजू स्ट्रेट, ये केजू स्ट्रेट, ठीक है, तेजू स्ट्रेट, और इसके जो है साउथ ईस्ट में पड़ता है कोरियन स्ट्रेट। ये आपने जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। और इधर आपका आ गया जापान, ठीक है, और ये जो यहाँ पे सुशीमा जो आइलैंड है ये भी जापान के अंडर में ही आता है। तो ये तो आपको थोड़ा सा तो लोकेशन पता होना चाहिए कि वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, वो सब क्या है। तो ये बात कर रहे हैं इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बारे में। वैसे आपको बताता चलो कि इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे इन द सेंस कि खराब तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है। जैसे जापान के साथ हैं, वियतनाम के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, वैसे भी नहीं है, तो थोड़े से न्यूट्रल ही हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा कहा है। और इससे पहले जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर यून, वो चाइना के थोड़ा क्लोज हुआ करते थे, क्योंकि साउथ कोरिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो चाइना है। वहां पे बहुत सारी कंपनी जो है चाइना की हैं, चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है साउथ कोरिया के अंदर। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है भैया, जहां से पैसा आएगा है ना, तो रिलेशन भी उसी के साथ अच्छा होगा। तो साउथ कोरिया ने इसलिए इंडिया के साथ थोड़ा अवॉइड ही करता है कुछ खास रिलेशन बनाना, खासकर स्ट्रेटेजिक मामलों में। लेकिन अब हम जो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, और तो चीजें थोड़ी बदल रही हैं, है ना। चाइना जिस तरह से इंडो पैसिफिक के अंदर हंगामा कर रहा है, तो साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो साउथ कोरिया की नया इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं दुनिया के सामने, कि साउथ चाइना कोरिया जो है वो लिबरल है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के अंदर, ये बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो जिस तरह से चाइना हंगामा कर रहा है, तो एक नया जो थ्रेट उत्पन्न हो रहा है पूरी दुनिया में, तो साउथ कोरिया का भी थोड़ा सा अभी जो नजरिया है जो इंडिया को लेके वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो रिलेशन हमारे बीच में थोड़े अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो क्वाड को भी जब क्वाड हम लोगों ने बनाया था, साउथ कोरिया का हम लोगों ने इनवाइट किया था, लेकिन साउथ कोरिया उसका पार्ट नहीं बना क्योंकि चाइना का उसके ऊपर प्रेशर था, ठीक है। तो एक तो वो बड़ी बात होगी। दूसरी बात, दोनों कंट्री ने जो है टाइम टू टाइम ट्रेड को भी इंप्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन साउथ कोरिया के साथ हमारा ज्यादा ट्रेड होता ही नहीं। इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता है एफडीआई वगैरह, वो भी साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा आता नहीं है, मोस्टली वो चाइना के अंदर ही चला जाता है। उसके बाद इंडिया चाइना ने आपस में जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने की कोशिश भी किया, लेकिन वो भी हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट करता है। लेकिन अभी जो
नए प्रेसिडेंट आए हैं वो इस ट्रेड को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, उम्मीद तो नजर आ रही है कि शायद रिलेशन थोड़े इंप्रूवमेंट होंगे हमारे यहाँ पे। तो हम लोगों ने टारगेट रखा है अभी कि 2030 तक हम लोग $50 बिलियन आपस में ट्रेड करेंगे। हालांकि काफी इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन लेट्स सी, कुछ नहीं कह सकते भैया, समय कब चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा अभी रिलेशन इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक हेल्थ में, ग्रीन ग्रोथ में, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि यूएसए और साउथ कोरिया, उनके रिलेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो 2020 में बेसिकली हम लोगों ने, इंडिया साउथ कोरिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसे कहा जाता है रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री। तो अभी कुछ यहाँ पे कुछ खास हुआ तो है नहीं, लेकिन कम से कम रास्ता तो तैयार हो गया है। फ्यूचर समय लगता है ऐसी चीजों में ना, 10 20 15 साल 50 साल लग जाते हैं। लेट्स सी आगे जाने से क्या होगा। और इंडिया जापान के रिलेशन जी हैं वो भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी जापान जिस तरह से वहां पे अपने मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया जो है, जापान के रिलेशन काफी अच्छे नहीं थे पहले, तो चाइना वाले फैक्टर की वजह से अभी साउथ कोरिया भी थोड़ा सा घबरा गया है। जिस तरह से अब यूरोप के अंदर जो है फिनलैंड घबरा गया रशिया से, इसी तरह के अभी कोरिया भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई है। कोरिया और यूएसए के रिलेशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने है। हालांकि जो साउथ कोरिया है वो अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब मिस्टर ट्रम्प, और एक सिस्टम होता है डिफेंस सिस्टम जिसे थार्ड कहा जाता है, ये काफी एडवांस एक डिफेंस सिस्टम होता है, और अमेरिका ने जो है ये साउथ कोरिया के ऊपर इसको एस्टेब्लिश कर रखा है। और लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प भाई साहब थे, उनके वो कोरिया को खास पसंद नहीं करते थे, तो उस समय रिलेशन थोड़े इनके बिगड़ गए थे। उस समय साउथ कोरिया के ऊपर चाइना का भी काफी प्रेशर था, लेकिन अभी जब से मिस्टर बाइडेन आए हैं तो वो रिलेशन काफी इंप्रूव हो गए हैं दोनों के बीच में दोबारा से। और अमेरिका भी चाइना को काउंटर करने के लिए कोरिया के काफी क्लोज हो भी रहा है दोबारा से। लेकिन जिस तरह से यूएसए के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, दोबारा से यूएसए में जो है रिपब्लिकन्स का सपोर्ट बढ़ रहा है, हो सकता है मिस्टर ट्रम्प दोबारा से पावर में आ जाएं, फिर से जो है रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो उसका डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो वो थोड़ी सी चीजें हैं। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, नई नई चीजें क्या यहाँ पे हो सकती हैं, तो वो उन्होंने कहा है। तो एक तो डेफिनेटली क्वाड के अंदर हम लोग साउथ कोरिया को इनवाइट कर सकते हैं, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने जो है फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। तो पहली चीज तो हम लोग वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम जो है थोड़ा सा डिफेंस में साउथ कोरिया को इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने वियतनाम, फिलीपींस उनके साथ किया है, ऐसा ही और जापान के साथ किया है, ऐसा हम लोग साउथ कोरिया के साथ भी कर सकते हैं, है ना। साउथ कोरिया कुड बी द फोर्थ पिलर इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो पहला पिलर जापान है, दूसरा पिलर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा पिलर वियतनाम है, चौथा पिलर साउथ कोरिया भी हो सकता है, अगर इंडिया को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो अमेरिका के साथ मिलके। एक इन्होंने ये कहा है। कुछ नई नई टेक्नोलॉजी है जहां पे हम लोग साउथ कोरिया के साथ काम कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैपेसिटी, आउटर स्पेस में जिस तरह से साउथ कोरिया का स्पेस टेक्नोलॉजी भैया बढ़ रहा है, तो इसरो के साथ मिलकर जो है डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ कमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यूएसए का रोल मैंने आपको बता ही दिया, वो काफी क्रूशियल है, डिपेंड करता है कि यूएसए के अंदर कौन सी सरकार आती है। इंडिया कैन हेल्प साउथ कोरिया विद स्टैंड द चाइनीज प्रेशर। तो चाइना लगातार प्रेशर डालता रहता है साउथ कोरिया के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए इंडिया वहां पे हेल्प उनकी कर सकता है। एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया कैन बी लॉन्ग टर्म पार्टनर विद इंडिया दैट विल एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी। बेसिकली अभी जो उसके नए प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने थोड़ा हिंट भी दिया है कि साउथ कोरिया अभी जो है वो फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, लिबरल डेमोक्रेसी, वो सारी सारी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। लेट्स सी कि इंडिया का रिलेशन उनके साथ इंप्रूव होता है कि नहीं होता है। तो कल जो है 2 एमसीक्यू आपको दिए थे, दोनों एमसीक्यू का आंसर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज। तो भैया सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, मतलब he should not be a respected jurist in the eyes of parliament। तो ये गड़बड़ यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, है ना, पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट है तो इसीलिए करेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नोट करेक्ट जो है उसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। हु कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये थे आज के थोड़े से हमारे आर्टिकल्स। अच्छे आए हैं, पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय में भी आज न्यूज देखते हो तो आप जो है कम से कम ग्रीट कर सकते हो अपने टीचर को। गुरु पूर्णिमा का कल दिन था, तो मेरे जितने भी गुरुजन रहे हैं मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, कुछ टीचर तो अभी भी मेरे साथ कनेक्शन में हैं, बहुत अच्छे टीचर थे, लाइफ उन्होंने चेंज कर दिया, गाइड करते हैं, आज भी गाइड करते हैं।
तो कल मैंने 2 गुरुजी को फोन करके भी उनको भी विश किया था, बहुत अच्छा लगा। और गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु सिर्फ एक टीचर ही नहीं होता है, गुरु कोई भी हो सकता है। आपके मम्मी पापा के गुरु हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है जहां से आप सीखते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जिस गुरु की बात करें बेसिकली वो जिसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन एक तरह से लेते हैं, वहां पे उसी लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। वैसे तो गुरु भैया कोई भी हो सकता है, यूट्यूब भी गुरु हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ठीक है, दैट्स इट। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, असेसिंग जूनियरिटी, ये तो मैंने आपको वैसे करवा ही दिया है। ट्रांसजेंडर वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कल किया था उसके बारे में है, तो डीजीसीए अभी थोड़ा सा स्टैंड उन्होंने डाउन करी, ये पावर होती है मीडिया की, है ना, ये मीडिया की पावर होता है। तो डीजीसीए भी थोड़ा सा झुक गया है, तो शायद ये पायलट जो उन्होंने निकाल दिया था दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। ये जो है जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसको लेके इन्होंने पता नहीं पूरे पेज का आर्टिकल डाल दिया है। मुझे नहीं लगता आपको खास इसको पढ़ने की जरूरत है, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उससे ऑलरेडी हम लोग पहले प्रीलिम्स के लिए कर चुके हैं, राइट। उसके अलावा जो है हमारे पास एक ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, द प्रेसिडेंट इज नॉट द मेयर रबड़ स्टैम्प, ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, रिकमेंड करता हूं आपको। हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल है ये, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से हम पॉलिटिकल न्यूज को, है ना, वीड आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द टारगेट, ये बेसिकली एक्चुअली आज का कोटेशन है, कंसिस्टेंसी इज द टारगेट, रिजल्ट विल फॉलो। कितना इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये किसने बोला है? नीरज ने बोला है। इनका कहना है कि भैया गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा, गोल की दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपनी जो डेली रूटीन होता है उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आइए, गोल की चिंता मत करिए, गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। डेली अगर आपका जो टारगेट है, वीकली जो टारगेट है, आप उसको अचीव करिए। आज आपने जो टॉपिक पढ़ने हैं उसको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग जो आपको रिजल्ट लेके आएगी। ऐसा मत करना कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, कल आधा घंटे पढ़ूंगा, संडे को 15 घंटे पढ़ूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी लेके आओ, डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। दैट इज द कोट गिवन बाय नीरज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे। कंसिस्टेंसी इज द टारगेट, रिजल्ट विल फॉलो, कितनी खूबसूरत बात बोली है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये जो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको मिल जाता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से डाउनलोड करें, तो आप डाउनलोड यहां से कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर ऑल द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।